प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अपन ने 11वीं आर्ट में भूगोल के में भारत की स्थिति के बारे में अपन ने पढ़ा था। भारत के पड़ोसी देश, भारत का स्थलीय सीमा, भारत की समुद्र तटीय सीमा, भारत के विभिन्न राज्य, उनकी राजधानियाँ, ये अपन ने पढ़ा था। अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, समुद्र तटीय कितनी है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये अपन ने पढ़ दिया था। आज देखिए अपन ये 2-3 प्रश्न देखते हैं जो इस पाठ में है। पहला, जैसे भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। देखिए आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी, 8वीं और 9वीं में सामाजिक विज्ञान में, कि भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए अपन ने पढ़े विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप हैं। और उसमें भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। देखिए क्यों दी जाती है। देखिए भारत के आकार ने इसको विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। यानी भारत का जो आकार है वो इस प्रकार का है कि इसकी विशिष्ट भौतिक विविधता है। यानी आकार की दृष्टि से देखें, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाली खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। और तो इस प्रकार से भारत की जो बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, उसमें भौतिक विविधताएँ पाई जाती हैं। उत्तर में देखें ऊंचे पर्वत हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां भारत में बहती हैं। जैसे गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, राष्ट्रीय पवित्र नदी भी है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भारत में देखें तो वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। यानी उत्तर पूर्व की तरफ चलेंगे तो मेघालय, नागालैंड, इस क्षेत्र में चलें, अरुणाचल प्रदेश, तो पूरा क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है भारत का। दक्षिणी भारत में देखें तो वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। यानी दक्षिणी भारत में देखें तो वनों से ढका हुआ पूरा क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव है। जबकि पश्चिम में जाएंगे तो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, और जहाँ रेत का बहुत अधिक क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। रेतीले ऊंचे ऊंचे क्या टीले, जैसे पश्चिमी राजस्थान में देखें, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ देखें। उत्तर में देखें हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में देखें तो हिंद कुश है। हिमालय तो ही भारत और चीन के मध्य उत्तर का हिमालय पर्वत है, जो भारत में उत्तरी सीमा या प्रहरी के रूप में रक्षा करता है। उत्तर पश्चिम में देखें तो हिंद कुश है, जैसे भारत, अफगानिस्तान, इनके बीच सुलेमान की श्रेणी है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला है भारत और पाकिस्तान के बीच। उत्तर पूर्व में देखें तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। यानी उत्तर पूर्व में जाएंगे तो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में देखें तो विशाल हिंद महासागर से सीमांकित, और दक्षिण में देखें तो एक बहुत बड़ा हिंद महासागर है भारत का, जो समुद्र तटीय सीमा बनाता है। और सीमांकित देखें तो एक वृत्त भौगोलिक इकाई है। यानी पूरा देखें तो भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा क्या भारत देश है, इसीलिए इससे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी पूरे इस क्षेत्र को देखें तो एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यानी भारत को भी दी गई और भारत के जो आसपास का ये पूरा क्षेत्र है, जैसे इसमें देखें तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, इन सबको सम्मिलित रूप से कहें तो भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। यानी ये भी देश देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान में रखना है कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है। क्योंकि आकार की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा भौतिक विविधताएँ हैं, ऊंचे पर्वत हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये महानदी, कृष्णा, गोदावरी नदियाँ बहती हैं भारत में। कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके अलावा रहन सहन, खान पान, ये भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम में क्या मिलती हैं, बहुत ज़्यादा विविधताएँ मिलती हैं। तो इतनी विविधताओं को होते हुए भारत को क्या दी जाती है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट भौतिक विविधता हो गई। ऊंचे पर्वत हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियाँ हो गई। उत्तरी पूर्वी दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, मरुस्थल है, हिमालय पर्वत है, हिंदकुश, सुलेमान की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, विशाल हिंद महासागर है, और एक बहुत बड़ा वृत्त भौगोलिक क्षेत्र है, जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है कि उपमहाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत की लंबी तटरेखा के क्या लाभ है। यानी भारत की जो समुद्री तटरेखा अपन ने पढ़ी थी कि द्वीपों सही देखें तो कितनी है, लगभग 7517 किलोमीटर लंबी है। तो इस समुद्री तटरेखा के भारत को क्या क्या लाभ हुए हैं। देखिए भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित है 7517 किलोमीटर है, और इतनी अधिक लंबी तटरेखा के कारण भारत के कई बड़े और छोटे समुद्री पतन स्थित हैं।
समुद्री पतन, समुद्री बंदरगाह जिसको अपन कहते हैं, जहाँ पर समुद्री जलयान के द्वारा सामान को उतारा और क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, समुद्री पतन या समुद्री बंदरगाह कहलाते हैं। तो इस प्रकार की ये जो समुद्र तटीय भारत की इतनी लंबी क्या बनती है, सागर तटीय सीमा बनती है, तो इसके कारण बहुत सारे बड़े बंदरगाह भी हैं, जैसे 12-13 प्रमुख बंदरगाहें पड़ेंगे अपन आगे, जैसे कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये बड़े क्या हैं, मुख्य बंदरगाह या समुद्री पतन है। इसके अलावा छोटे बंदरगाह भी हैं। तो इससे क्या लाभ हुआ, अनेक देशों के साथ व्यापार को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। यानी इस प्रकार की इतनी समुद्र तटीय सीमा होने के विस्तार होने के कारण बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, और अनेक देशों के साथ व्यापारिक जो गतिविधि हैं उनको बढ़ावा मिला है, क्योंकि भारत क्या बन गया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसका एक संगम बन गया। और अनेक देशों के साथ देखें तो आयात निर्यात होने से व्यापार को भी क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। तो ये है भारत की समुद्री तटरेखा के लाभ या भारत के समुद्री तटरेखा के प्रभाव। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पाठ का, कि जबकि पूर्व में उदाहरण तो दिया इसने कि नागालैंड में सूर्योदय पहले होता है और पहले ही क्या होता है, अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती हैं। देखिए अपन देखें तो नागालैंड क्या है, पूर्वी भारत में स्थित है और उसकी राजधानी क्या है, कोहिमा है, और नई दिल्ली भारत के मध्य में, उत्तर में मान सकते हैं अपन, उत्तरी भारत में आती है नई दिल्ली। तो यहाँ पर देखें तो यानी ये प्रश्न इस तरह से आया क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि पूर्व का समय आगे रहेगा और पश्चिम का समय क्या रहेगा, पीछे रहेगा। अगर अपन भारत की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सूर्यास्त भी कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्योंकि अपन ने भारत के मानचित्र में देखा था कि सबसे पूर्व का राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है। तो गुजरात में सबसे अंत में सूर्योदय होता है और सबसे अंत में क्या होता है, सूर्यास्त होता है। फिर भी देखें तो घड़ियां भारत के एक समय क्यों दिखाती हैं। देखिए हम देखते हैं कि सूर्य पहले पूर्व में उदय होता है और पहले पूर्व में क्या होता है, अस्त होता है, क्योंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण पूर्वी भाग पहले क्या आता है, सूर्य के सामने आता है। अपन ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या लगाती है, एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, जैसे दिन और क्या बनते हैं, रात बनते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो पूर्व का भाग पहले आ जाएगा तो वहाँ सूर्योदय क्या होगा, पहले, और पश्चिम का भाग बाद में आता है तो वहाँ सूर्योदय क्या होता है, बाद में होता है। परंतु भारत का मानक समय देखें, अपन ने पहले ही पढ़ा था, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखें, वो एक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, उसको मानकर क्या किया गया, निर्धारित किया गया। यानी भारत का मानक समय देखें तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानकर क्या किया गया, निर्धारित किया गया। जो पढ़ा था ना अपन ने, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से गुजरती है, इसीलिए कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, और नई दिल्ली घड़ियां क्या दिखाती हैं, एक ही समय दिखाती हैं। यानी देशांतर में तो अंतर है यहाँ के और यहाँ के, तो समय भी अंतर होना चाहिए, ये पूर्वी भाग में पश्चिम भाग में, लेकिन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के कारण देखें दोनों घड़ियाँ क्या दिखाती हैं, समान समय दिखाती हैं। यदि मानक यामोत्तर द्वारा समय निर्धारित नहीं किया होता तो पूर्व और पश्चिम के समय में लगभग 2 घंटे का क्या रहता, अंतर रहता। यानी यदि ये मानक यामोत्तर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारत का मानक यामोत्तर है उसके द्वारा अगर समय निर्धारित नहीं किया था तो पूर्व और पश्चिम में 2 घंटे का क्या रहता, जो स्थानीय समय था उसमें क्या रहता, अंतर रहता। क्योंकि पूर्व में और पश्चिम में देखें तो 68 डिग्री शुरू होता है भारत का देशांतर विस्तार, और 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर है। तो लगभग 30 डिग्री क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। और 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट लगते हैं जैसे, तो 2 घंटे का अंतर हो जाता। लेकिन जो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा है, इसके कारण देखें तो भारत का जो समय है वो इसको मानकर क्या किया गया, निर्धारित किया गया। और इसी के कारण देखें तो आप चाहे नई दिल्ली में हो, चाहे आप कोहिमा में हो, चाहे आप गुजरात के गांधीनगर में हो, चाहे आप तमिलनाडु के चेन्नई में हो, पूरे भारत की घड़ियाँ क्या दिखाती हैं, एक समान समय दिखाती हैं। क्यों दिखाती हैं, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानकर क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। तो ये 2-3 प्रश्न थे इस पाठ के जो आपको लिखने और याद करने हैं। बाकी प्रश्न अपन ने पहले लिख लिए। अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश कौन से हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है, या भारत में इस अक्षांश और देशांतर विस्तार से क्या लाभ हुए हैं,
और भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, जनसंख्या में कौन सा स्थान है। तो इसके साथ अपना जो पहला पार्ट है भारत की स्थिति वो क्या होता है, पूरा होता है। आप भारत का मानचित्र बनाना या भारत का मानचित्र चिपका लेना जो आपके पास हो, उसमें भारत के राज्य और भारत की राजधानी सभी को दर्शानी है। वो भारत का क्या रहेगा, राजनीतिक मानचित्र रहेगा। यानी राज्य और राजधानियाँ सबको आनी चाहिए। बाकी अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है भारत की, किस महाद्वीप में है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, इनको भी आपको दर्शाना है इसके साथ। तो आज के लिए इतना ही, अपन कल फिर आगे पढ़ेंगे।